ओके स्टूडेंट्स, मेरी बात ध्यान से समझो। आज जो सम मैं करवाने वाला हूँ एग्जाम्पल नंबर 57, ये मैं ऐसे बोल सकता हूँ वन ऑफ द टफेस्ट सम है, क्योंकि इसमें आपकी जितनी भी अभी तक की नॉलेज है इस चैप्टर की वो सारी एक हद तक यूज हो जाएगी। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 57 कैपिटल कंडीशन का सम है ये भी। तो जो मेन फॉर्मेट है, जो मेन टॉपिक है, वो कैपिटल कंडीशन है इस सम का, पर वो हम कर चुके हैं। ठीक है, उसमें कुछ न्यू नहीं है। पर अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी इसमें ऐसी चीजें हैं जो कि आपने पहले भी सीखी हुई है, पर वो सब एक ही सम में आपको एक तरीके से दे दिया है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सम है। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 57। फॉर्मेट वगैरह तो सब मैंने बना ही दिया है इसमें। एंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये इनका ओल्ड रेशियो है। मैं एक इक्वेशन कॉपी कर लेता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओल्ड रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो इनका दिया हुआ है 3:2। 3:2 मतलब 3/5 एंड 2/5, ये इनका रेशियो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ए इज कैपिटल एंड बी इज कैपिटल, तो इसको मैं टिक कर देता हूँ। ए इज कैपिटल एंड बी इज कैपिटल। ठीक है, 88,000 एंड 1,27,000। तो नीचे जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल में। ये पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पे मैं क्रेडिट साइड पे जाऊंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 88,000 एंड 1,27,000। ठीक है, ये इनका कैपिटल है। ये कैपिटल भी हमने लिख दिया। फिर इसके बाद मैं रिजर्व्स वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले WACF दिया हुआ है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिया हुआ है 10,000। एंड इसकी नीचे आपको एडजस्टमेंट भी दी हुई है इस सम में। ये रहा 6th एडजस्टमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज 5,000। तो WACF की वैल्यू 10,000 है, तो सबसे पहले लाइबिलिटी साइड पे आएगी। इसकी डेट ऑब्वियसली बैलेंस शीट की मैं डेट लिख दूँ, चेंज कर देता हूँ 2 मिनट को, 1/4/2021। यहाँ पे डेट चेंज होगी 1/4/21। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल ABC, एंड उसके नीचे थोड़ी जगह छोड़ के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व WACF। आपको फुल फॉर्म लिखना है। एंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसका एक क्लेम है। ठीक है, तो वो क्लेम ऑब्वियसली वो हमारी लाइबिलिटी है जो अभी तक पे नहीं किया है। एंड जो अमाउंट बच गई, ठीक है, जो अमाउंट अभी तक पे एक तरीके से नहीं की है, वो ऑब्वियसली आउटर कॉलम में आएगा 5,000 क्लेम। एंड एक तरीके से जो अमाउंट बच गई है 5,000 रुपीज, वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स 5,000। ओके, एंड ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैं जाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल में। एंड पार्टनर्स कैपिटल में मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय WACF एंड 5,000 multiply by 3/5 and 5,000 multiply by 2/5। ये मैंने ओल्ड पार्टनर्स में इनको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा भी रिजर्व दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक और रिजर्व दिया हुआ है। इसके नीचे ही क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है WACF के नीचे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 5,000। एंड अब इसकी एडजस्टमेंट जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा एडजस्टमेंट में दी हुई हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, तो हिडन एडजस्टमेंट भी देते हैं जैसे यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इसको भी मैं टिक कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट एंड आउटर कॉलम में वैल्यू दी हुई है 25,000, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 25,000 है। एंड फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि मार्केट वैल्यू है 22,500 रुपीज। ये इसकी मार्केट वैल्यू है। ठीक है, और कोई एडजस्टमेंट नीचे दी हुई
एडजस्टमेंट्स में नहीं, और कोई एडजस्टमेंट इन्होंने नहीं दी हुई, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इन्वेस्टमेंट लिख लेता हूँ बैलेंस शीट में, एसेट साइड पे इन्वेस्टमेंट, एंड 25,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू है। पर अभी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू हो गई है 22,500 रुपीज, मतलब हमारा लॉस हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा लेस लॉस 2500। अब नॉर्मली ये लॉस को मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करता हूँ नॉर्मली, पर आज ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है, ठीक है। मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, मैं IFR लिख देता हूँ। एंड क्वेश्चन में इसकी वैल्यू शायद 5,000 रुपीज थी, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। हाँ, 5,000 रुपीज इसकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन की वैल्यू है। तो अब ये 5,000 में से नॉर्मली ये 2,500 रुपीज जो लॉस हुआ, नॉर्मली इस लॉस को हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं, पर आज नहीं करेंगे क्योंकि IFR दिया हुआ है। तो ये लॉस को मैं यहाँ से माइनस करूंगा, मैं लिखूंगा लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे मैं लिखूंगा 2,500, एंड फिर जो बाकी 2,500 रुपीज बच गया, बाकी 2,500 रुपीज जो बच गया वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, 2,500 रुपीज आउटर कॉलम में 0 आएगा, एंड इस 2,500 रुपीज के दो पार्ट्स होंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल में बाय IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 2,500 मल्टीप्लाई बाय 3/5, ये होता है 1,500, एंड यहाँ पे 2,500 मल्टीप्लाई बाय 2/5, ठीक है। तो ये होता है 1,000। तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, इसके बाद एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है। अब ध्यान दो, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जोश में आकर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड हमारा पैसा नहीं होता है, ठीक है। हम सिर्फ उन्हीं रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या उन्हीं लॉसेस को एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो हमारे हैं, बिजनेस के हैं। एम्प्लॉइज का प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है वो एम्प्लॉइज का पैसा है, हमारा पैसा नहीं है। ओके, तो हम इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। इसमें अगर कोई एडजस्टमेंट दी हुई होगी तो मैं इसके इफेक्ट्स करूंगा, पर इसको मैं नॉर्मली इसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसके नीचे आपको सीज लोन दिया हुआ है, ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, न्यू पॉइंट आपको सीखने को मिलेगी आज। तो मैं यही बोलूंगा, देखते रहो लेक्चर आगे, क्योंकि ये एक पॉइंट न्यू है, सी का लोन, ठीक है। ये एक न्यू पॉइंट है, ये ध्यान से समझना। अच्छा, इसके बाद आपको ओल्ड गुडविल की वैल्यू दी हुई है, इसको भी मैं टिक कर देता हूँ, ओल्ड गुडविल की वैल्यू। एंड ओल्ड गुडविल की जो वैल्यू है 5,000 रुपीज, ये हमेशा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड PNL रेशियो, ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड PNL रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा टू गुडविल, एंड गुडविल की जो वैल्यू थी 5,000 थी मेरे हिसाब से, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, 5,000 रुपीज गुडविल की वैल्यू, एंड 5,000 रुपीज equals to 5,000 multiply by 3/5 and 5,000 multiply by 2/5। तो इसके दो पार्ट्स मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके नीचे आपको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को टिक कर देते हैं। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 5,000 है, इसमें कभी भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होती है, तो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये अकोमुलेटेड एक्सपेंस है या अकोमुलेटेड लॉस है, इसकी वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में 5,000 रुपीज ही दी हुई है। तो सेम इसके भी गुडविल जैसे इफेक्ट होंगे पार्टनर्स कैपिटल में, डेबिट साइड पे मैं जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट एंड 3,000 एंड 2,000 सेम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये भी हो गया। ओके, तो ये स्टेप 2 था हमारा, जिसमें हमने जितने भी एक तरीके से रिजर्व्स वगैरह थे वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब स्टेप 3 में होता है गुडविल की जनरल एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ है, एंड फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑन 1 अप्रैल 2021 दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर, सी एक न्यू पार्टनर को एडमिट किया, एंड फिर लिखा हुआ है ए सैक्रिफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर व्हाइल बी सैक्रिफाइसेस 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, ठीक है। ये दो शब्दों की वजह से पूरी एक तरीके से कैलकुलेशन जो है वो चेंज हो जाती है।
यहाँ पे मैं बोलूंगा कि एक केस बी आपको दिया हुआ है एंड एक केस ई आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये जो ए सेक्रीफाइसेस 1/3 ऑफ हिज शेयर वाली लाइन है, ये केस ई की लाइन है जो मैं आपको सिखा चुका हूँ ऑब्वियसली रूल्स में। एंड ये लिखा हुआ है व्हाइल बी सेक्रीफाइसेस 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। ओके, ये आपकी केस बी की पॉइंट है। ध्यान से समझना इन दोनों शब्दों की वजह से क्या चेंजेस होंगे। सबसे पहले तो ये अच्छी बात है कि इन्होंने केस ए नहीं दिया, क्योंकि बहुत सारे सम्स में मैं देख रहा हूँ केस ए है, अलग अलग केसेस वाले सम्स भी सॉल्व करने चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए इज सैक्रिफाइस, ठीक है। तो ए ने कितना सैक्रिफाइस किया? ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए सैक्रिफाइसेस 1/3 ऑफ हिज शेयर, मतलब ए का जो शेयर था वो था 3/5। एंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए ने 3/5 का 1/3 शेयर जो है वो सैक्रिफाइस कर दिया। मतलब टोटल ए ने सेक्रीफाइस किया है 3/15। मैं कटामकुटी फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। एंड बी के सेक्रीफाइस की बारी। ओके, तो बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है? यहाँ पे मैं लिखूंगा बी सेक्रीफाइस। एंड अब ध्यान से देखना कितना फर्क है। अब क्योंकि बी में फ्रॉम शब्द का यूज किया हुआ है, बी में ए में लिखा हुआ है कि 1/3 ऑफ हिज शेयर, मतलब उसके शेयर का 1/3, मतलब हमने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डी में ये लिखा हुआ है कि बी ने सेक्रीफाइस किया 1/10 फ्रॉम शेयर, मतलब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। डायरेक्टली जो बी का सेक्रीफाइस है वही आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमको यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे ए एंड बी का हमारे पास सेक्रीफाइस आ गया, पर ऑब्वियसली दोनों का जो डिनोमिनेटर है, क्योंकि मेरे को सेक्रीफाइस रेशियो चाहिए और न्यू रेशियो भी चाहिए क्योंकि कैपिटल कंडीशन। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल चाहिए। चलो मैं यहाँ पे कटामकुटी करके आंसर लिखता हूँ। 3 1 3, 3 5 15 एंड डिनोमिनेटर को 10 बना देते हैं। तो यहाँ पे नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2/10। ठीक है, तो इनका अभी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा, सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल्स टू 2:1। ठीक है, ए का सेक्रीफाइस है 2/10, उसका मेरे को 2 चाहिए। एंड बी का सेक्रीफाइस है 1/10, उसका मेरे को 1 चाहिए। तो ये आ रहा है 2/3 एंड 1/3। अब न्यू रेशियो भी चाहिए क्योंकि कैपिटल कंडीशन है। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि कैपिटल कंडीशन है? नीचे यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा हुआ होगा, ये रहा लिखा हुआ है, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स आर टू बी रीएडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये जब लाइन लिखी हुई हो कि पार्टनर्स का कैपिटल रीएडजस्ट किया जाएगा न्यू पार्टनर के बेसिस पे, तो समझ जाओ कि कैपिटल कंडीशन। अच्छा, अब सेक्रीफाइस रेशियो हमारा आ गया, न्यू रेशियो फाइंड करते हैं। ठीक है, तो न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो। अगर सेक्रीफाइस है तो माइनस करेंगे, एंड ऑब्वियसली अगर गेन है तो प्लस करेंगे। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो, गेन है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं। न्यू रेशियो ऑफ ए, ठीक है, ए का न्यू रेशियो, तो ए का ओल्ड रेशियो था 3/5, उसमें से ए ने 2/10 जो है वो बलिदान कर दिया। तो एलसीएम यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे आएगा 2, ऊपर भी आएगा 2 एंड इक्वल्स टू, यहाँ पे आंसर आएगा 6 - 2/10। 6 - 2/10 मतलब 3/10। ठीक है, ये न्यू रेशियो ऑफ ए है। आगे बढ़ते हैं, न्यू रेशियो ऑफ बी। ठीक है, तो बी का जो ओल्ड रेशियो था वो था 2/5 माइनस, अब बी का सेक्रीफाइस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/10। यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 4 - 1/10 मतलब 3/10। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूँ मेरी कोई मिस्टेक तो नहीं है। 6 अच्छा यहाँ पे 4 आएगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद न्यू रेशियो ऑफ सी। ठीक है, न्यू रेशियो ऑफ सी। ठीक है, तो सी ऑब्वियसली न्यू पार्टनर है, जितना ए एंड बी ने मिलकर सेक्रीफाइस किया उतना ही एक तरीके से सी को मिलेगा। ठीक है, तो ए ने सेक्रीफाइस किया था 2/10 प्लस बी ने सेक्रीफाइस किया था 1/10, तो कुल मिला के सी को मिलने वाला है 3/10। तो ये इनका न्यू रेशियो है, वो मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ। न्यू रेशियो इक्वल्स टू 4:3
3:3, ठीक है, मतलब 4/10, 3/10 एंड 3/10। ये हमको काम आएगा लास्ट में, जब एक तरीके से कैपिटल कंडीशन सॉल्व करना होगा। चलो ये मैं नीचे लिख देता हूँ, इसमें बहुत सारे वर्किंग नोट्स हैं। हाँ, अब स्टेप 1 जो गुडविल का होता है, स्टेप 1 गुडविल का होता है कि ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करो। तो ओल्ड गुडविल हम राइट ऑफ कर चुके हैं। फिर स्टेप 2 होता है, स्टेप 2 में प्रीमियम का पैसा आता है। या तो प्रीमियम का पैसा इन कैश आता है, या तो एक तरीके से कैश में नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन में उसके बारे में क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं एक बार। तो गुडविल की वैल्यू तो दी नहीं हुई है। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सी ब्रिंग्स इन 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। मतलब यहाँ पे 2 in 1 वाला समय है, ठीक है, जिसमें आपको प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कैश में भी आएगा एंड प्रीमियम फॉर गुडविल का आधा पैसा एक तरीके से कैश में नहीं आएगा, नेट इफेक्ट। फिर गुडविल की वैल्यू भी आपको यहाँ पे अजब तरीके से दी हुई है। अब जिसने ऑब्वियसली गुडविल वाला चैप्टर सीखा है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसके लिए ये इजी है अगर आपने प्रैक्टिस की है, सीखा है, क्योंकि आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से यहाँ पे गुडविल की वैल्यू निकालनी है। उसकी मैं पूरी स्टोरी याद करवा चुका हूँ, सुपर प्रॉफिट मेथड के स्टेप्स की स्टोरी मैं पूरी याद करवा चुका हूँ। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, मतलब हमने कितना पैसा लगाया बिजनेस में। फिर हम ये निकालते हैं कि हमने कितना कमाया, एवरेज प्रॉफिट, ओके। एंड फिर हम थर्ड स्टेप में ये निकालते हैं कि नॉर्मल पब्लिक, दूसरे लोग कितना कमा रहे हैं। फिर स्टेप 5 में सुपर प्रॉफिट, मतलब नॉर्मल पब्लिक से हम कितना ज्यादा कमा रहे हैं। एंड फिर उसके बाद गुडविल फाइंड होता है। तो ये सुपर प्रॉफिट मेथड से यहाँ पे लिखा हुआ है 2 years ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है। तो उसकी कैलकुलेशन भी मैं साइड में यहाँ पे कर देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है। एंड स्टार्ट करते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड है, ठीक है, एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कितना पैसा लगाया वो क्वेश्चन में बताया हुआ है, नहीं बताया हुआ। अच्छा, डायरेक्टली नॉर्मल प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, मतलब कितने नॉर्मल जनता कितना कमा रही है उसका परसेंटेज वगैरह नहीं दिया हुआ है, वो अमाउंट ही आपको दी हुई है। चलो इजी कर दिया है लोगों ने थोड़ा। तो हम डायरेक्टली एवरेज प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं कि हमने कितना कमाया, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 3 साल का इनका प्रॉफिट प्लस करेंगे एंड डिवाइड बाय 3 करेंगे। तो देख लेते हैं क्या है प्रॉफिट। सबसे पहले है 2,40,000, 2,40,000 प्लस उसके बाद दूसरा क्या दिया हुआ है 4,65,000, 4,65,000 एंड तीसरा आपको दिया हुआ है 6,90,000। वो भी मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, 6,90,000। डायरेक्टली इसका प्लस माइनस करके जो आंसर आएगा वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नीचे कैलकुलेट कर देते हैं। तो 2,40,000 प्लस 4,65,000 प्लस 6,90,000 एंड डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है 4,65,000। ये है एवरेज प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि हमने 4,65,000 कमाया एंड नॉर्मल प्रॉफिट है 3,15,000, मतलब नॉर्मल पब्लिक जो है वो 3,15,000 ही कमा रही है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू 3,15,000। अब हम कितना ज्यादा कमा रहे हैं, मतलब सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला होती है A माइनस ई, शॉर्ट फॉर्म ऑब्वियसली एक्चुअल कैपिटल एंड नॉर्मल एक्सपेक्टेड कैपिटल, सॉरी एक्चुअल प्रॉफिट एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट है 4,65,000 एंड बाकी सब लोग कमा रहे हैं 3,15,000। तो इसका डिफरेंस जो है वो हमारा सुपर प्रॉफिट होगा, 4,65,000 माइनस 3,15,000। तो इसका आंसर आ रहा है 1,50,000। ये भी गुडविल की वैल्यू नहीं है, ये सुपर प्रॉफिट है, ठीक है। इसके बाद लास्ट में होता है गुडविल। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा गुडविल इक्वल्स टू 1,50,000
मल्टीप्लाई बाय 2 ईयर्स ऑफ परचेज। मेरे हिसाब से ये रहा, क्वेश्चन में लिया हुआ है 2 ईयर्स ऑफ परचेज, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये रहा, गुडविल इज वैल्यूड एट 2 ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 1,50,000 इंटू 2 करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी अमाउंट आ रही है 3,00,000 रुपीज। ये 3,00,000 रुपीज गुडविल की वैल्यू है। अभी प्रीमियम फॉर गुडविल कैलकुलेट करना बाकी है। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल कैलकुलेट होगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रीमियम फॉर गुडविल इक्वल्स टू गुडविल, न्यू गुडविल, ऑब्वियसली न्यू गुडविल मल्टीप्लाई बाय गेन। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू गुडविल की जो वैल्यू है वो है 3,00,000 एंड जो नया पार्टनर है सी, उसका रेशियो है 3/10। तो 3,00,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10, तो ये होता है 3,00,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10, ये होता है 90,000 रुपीज। तो 90,000 रुपीज इन शॉर्ट सी को एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आने थे, पर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि वो 90,000 में से 60% कैश में लेके आएगा एंड बाकी का वो पैसा कैश में नहीं लेके आएगा। ठीक है, मतलब उसके भी दो पार्ट्स होंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन कैश एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेट इफेक्ट। ठीक है, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 60%, नीचे इसका आंसर 90,000 का 60%, ये होता है 54,000 रुपीज। 54,000 रुपीज कैश में आएगा एंड 90,000 का बाकी जो बच गया 40% वो कैश में नहीं आएगा। ठीक है, मतलब 90,000 इंटू 40%, ये होता है 36,000। 36,000 रुपीज का नेट इफेक्ट होगा। ओके, तो ये सम है थोड़ा टिपिकल, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, थोड़ा लेंथी है। सबसे पहले तो 54,000 रुपीज जो कैश में आएंगे वो कैश में लिखेंगे, इसका बैलेंस लिखना बाकी है, चलो वो भी मैं लिख देता हूँ। पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड उसके नीचे मैं लिख देता हूँ टू प्रीमियम फॉर गुडविल 54,000 एंड इस 54,000 को हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय प्रीमियम फॉर गुडविल एंड 54,000 मल्टीप्लाई बाय इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो मेरे को देखना पड़ेगा, तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, सैक्रिफाइस रेशियो है 2:1, तो 54,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 36,000 रुपीज एंड 54,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो ये होता है 18,000। ठीक है, अच्छा जो 36,000 रुपीज वो कैश में नहीं लेके आने वाला है उसका नेट इफेक्ट होगा। ओके, अब जो नेट इफेक्ट होता है वो सी के करंट अकाउंट में से कटता है पैसा, सी इज करंट अकाउंट। अब मैंने करंट अकाउंट नहीं बनाया एंड मैं आपको भी अभी यही सजेस्ट करूंगा कि करंट अकाउंट नहीं बनाओ, टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि वैसे ही सम लेंथी है एंड अगर ऐसा 8 मार्क्स में सम आ गया तो आपको हमेशा ये ट्राई करना है कि आप 20-25 मिनट में कंप्लीट कर दो। ओके, तो करंट अकाउंट वगैरह नहीं बनाओ, ध्यान से समझो क्या होता है। सी के करंट अकाउंट में से टोटल 36,000 रुपीज कटेंगे एंड 36,000 रुपीज जो है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मतलब 36,000 अपॉन 2/3 एंड 36,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, वो हम ए एंड बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। अब सी का करंट अकाउंट नहीं बनाओ, ध्यान से इफेक्ट कैसे समझते हैं, कैसे डायरेक्टली करते हैं वो समझो। पार्टनर्स कैपिटल में ये सी का करंट अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ, तो बाकी दूसरा डेबिट वाला इफेक्ट बाकी है, तो डेबिट वाला इफेक्ट आप डायरेक्टली बैलेंस शीट में कर दो। ठीक है, बैलेंस शीट में यहाँ पे लिखो सी इज करंट अकाउंट एंड डायरेक्टली 36,000 यहाँ पे लिखो। ठीक है, इससे आपका बहुत सारा टाइम बचेगा, करंट अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, कैश का बैलेंस लिखना बाकी है। अच्छा, बैंक बैलेंस है ये, मेरे को नाम भी चेंज करना पड़ेगा। बैंक बैलेंस है 1,25,000। ठीक है, बैंक बैलेंस एंड 1,25,000 इसका बैलेंस है। चलो ये भी मैंने लिख दिया। ओके, आगे अब ये देख लेते हैं कि इसमें से, इस पैसे में से
जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं उन्होंने कुछ विड्रॉ किया है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सी का लोन विल बी कन्वर्टेड इनटू हिज कैपिटल, सी ब्रिंग्स 60% ऑफ शेयर इन गुडविल, फिर गुडविल की इंफॉर्मेशन, लैंड एंड बिल्डिंग क्लेम वगैरह, मतलब इन्होंने पैसा विड्रॉ नहीं किया, चलो वो नहीं दिया हुआ है एक स्टेप। ओके, अब फिर इसके बाद जो स्टेप होता है, फिफ्थ स्टेप, उसमें सी जो है वो अपना कैपिटल का पैसा लेके आता है। पर इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक सी का लोन है 1,50,000, इसको मैं टिक कर देता हूँ। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये सी का लोन था एंड हमने इसको इसके कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, मतलब सी के लोन को ही हमने सी के कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका इफेक्ट कैसे होगा वो ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सी इज लोन, इसका इफेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग इफेक्ट है एंड पहली बार आप सीख रहे हो, ध्यान से समझो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी इज लोन एंड 1 लाख रुपीज है, शायद 1,50,000 है, मैं देख लेता हूँ। ओके, 1,50,000। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसके लोन को ही हम इसके कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले मैंने सी का लोन लिख दिया, अब मैं पार्टनर्स कैपिटल में जाऊंगा। नॉर्मली क्या होता है मैं वो बताता हूँ। नॉर्मली 1,50,000 सपोज करो ये कैश में लेके आया, तो 1,50,000 मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1,50,000, ठीक है। मैं चलो लाइंस नहीं छोड़ता हूँ क्योंकि आज मेरे को थोड़ा लाइंस चाहिए। 1,50,000 एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय बैंक अकाउंट, नॉर्मली ये होता है बाय बैंक अकाउंट, एंड फिर बैंक अकाउंट में मैं डेबिट करता हूँ ये 1,50,000। पर आज ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसका एक लोन था। ओके, इसका एक लोन था जो कि हमने इसके कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय सीज लोन अकाउंट एंड दूसरा इसका इफेक्ट सी के लोन के अकाउंट में से माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि ये अभी कैपिटल में कन्वर्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस सीज कैपिटल एंड 1,50,000 सी के कैपिटल में से मैं माइनस करूंगा, तो आउटर कॉलम में आएगा 0, ठीक है। ये आपने पहली बार सीखा, ये इफेक्ट आपने पहली बार सीखा, ठीक है। चलो ये न्यू पॉइंट थी, वो भी मैंने सिखा दी। प्रीमियम मतलब गुडविल की जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं, ओके, वो हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद दूसरी एडजस्टमेंट्स भी बहुत सारी हैं इस समय, मतलब शायद मेरे को एक और लेक्चर बनाना ही पड़ेगा इसका, ध्यान से समझते रहो। फर्स्ट एडजस्टमेंट हो चुकी है, सेकंड एडजस्टमेंट हो चुकी है, थर्ड भी हो चुकी है, फोर्थ भी हो चुकी है, फिफ्थ अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 25,000 रुपीज, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है क्वेश्चन में लिखा हुआ है 30,000 रुपए, 30,000 की लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारी एक लैंड एंड बिल्डिंग थी 30,000 की एंड लिखा हुआ है कि इसकी वैल्यू अंडर वैल्यू है, मतलब हमने इसकी वैल्यू कम लिखी हुई है 25,000, तो बढ़ा देंगे। अगर हमने अंडर वैल्यू की हुई है तो बढ़ा दो। सबसे पहले तो मैं लैंड एंड बिल्डिंग लिख देता हूँ एसेट साइड पे एंड 30,000 रुपीज इसकी वैल्यू है। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसकी लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो अंडर वैल्यू है बाय 25,000, तो अगर कम लिखी हुई है अंडर वैल्यू है वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग की तो बढ़ा देंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा एड अंडर वैल्यू 25,000 एंड आउटर कॉलम में आएगा 55,000। चलो ये हो गया। अब एसेट की वैल्यू बढ़ गई मतलब हमारा प्रॉफिट हुआ, तो उसका दूसरा इफेक्ट करना मत बोलना। यहाँ पे मैं लिखूंगा 25,000 बाय लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, दूसरा आगे क्या लिखा हुआ है, इसी एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है स्टॉक वाज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 35,000, मतलब स्टॉक की वैल्यू जो है वो ओवर वैल्यू है, ज्यादा लिखी हुई है। सबसे पहले तो स्टॉक को टिक कर लेते हैं, ठीक है। स्टॉक की जो वैल्यू है आपके क्वेश्चन में दी हुई है 1,50,000, तो 1,50,000 मैं लिख देता हूँ स्टॉक की वैल्यू। 1,50,000 एंड इसकी वैल्यू जो है वो ओवर वैल्यू है, ज्यादा लिखी हुई है, कितने रुपीज 35,000 रुपीज ओवर वैल्यू है, इसकी वैल्यू ज्यादा लिखी हुई है तो हम माइनस कर देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस ओवर वैल्यू क्योंकि ज्यादा लिखी हुई है 35,000, तो 35,000 रुपीज माइनस होगा एंड आउटर कॉलम में 1,50,000 माइनस 35,000, तो इसका आंसर आ रहा है 1,15,000। अब ये एसेट है स्टॉक हमारा, इसकी वैल्यू कम हो गई तो हमारा लॉस हो गया, तो 35,000 रुपीज लॉस है। यहाँ पे मैं लिखूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट पे डेबिट साइड पे टू स्टॉक अकाउंट। चलो इसके भी दो इफेक्ट्स हो गए।
फिर इसी एडजस्टमेंट में एक और थर्ड पार्ट भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज मेड एट इक्वल टू 5% ऑफ द डेटर्स। तो सबसे पहले तो डेटर्स की जो वैल्यू है इसे टिक कर लेते हैं। एक ही एडजस्टमेंट में तीन तीन एडजस्टमेंट घुसी हुई है इन्होंने। यहाँ पे डेटर्स की वैल्यू आपको दी हुई है 50,000 रुपीज। बाहर वाली जो 45, मैं बहुत बार ये पहले भी बता चुका हूँ, मैं आज भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये जो 45,000 रुपीज वैल्यू है जो आपको यहाँ पे दी हुई है, ये हमारे कोई काम की नहीं, ठीक है। तो डेटर्स 50,000, यहाँ पे बैलेंस शीट में मैं जाऊंगा, डेटर्स एंड 50,000 रुपीज मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दी। फिर टार्ट फॉर्मेट में बनाऊंगा क्योंकि डेटर्स की एडजस्टमेंट दी हुई है, ठीक है। तो टार्ट फॉर्मेट हमारा पुराना अपना BD एंड BDR, ठीक है। इसमें यहाँ पे होता है T A T, लिख देता हूँ T, ठीक है। ये होता है टार्ट फॉर्मेट, मतलब टी से इनका मतलब है जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस, ऑब्वियसली ट्रायल बैलेंस नहीं होता है, बैलेंस शीट होती है। आप BAAT भी लिख सकते हो, पर TAAT मेरे को ज्यादा लिखना पसंद है, ठीक है। तो इसमें बैड डेट्स की अमाउंट कोई भी क्वेश्चन में नहीं दी हुई, बैड डेट्स की अमाउंट कोई एडजस्टमेंट में भी नहीं दी हुई है। बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट में उसका परसेंटेज दिया हुआ है, क्वेश्चन में 5% दिया हुआ है। अब ये सॉल्व करने से पहले मैं देखूंगा कि डेटर्स की और कोई एडजस्टमेंट है, तो इसके नीचे क्लेम ऑन WACF अनरिकॉर्डेड अक्रूड इनकम डेटर हुज 25,000 वर रिटर्न ऑफ। ओके, ये एक आपको लगेगा ऐसे कि डेटर से कनेक्टेड है, पर एक्चुअल में डेटर से कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेटर था हमारा एंड ये एडजस्टमेंट हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, उससे तो वो हमारे 25,000 रुपये खा गया था, ठीक है। मतलब बैड डेट्स हो गए थे हमारे, जिसमें से अभी वो 20,000 रुपीज दे रहा है, मतलब अभी भी वो 5,000 रुपीज नहीं दे रहा है। तो इसका क्या करना है वो मैं बाद में बताऊंगा, पर इसका हमारी एडजस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं। मैं कौन सी एडजस्टमेंट देखने के बारे में बोलता हूँ आपको, अनरिकॉर्डेड सेल्स वाली। अगर आपको क्वेश्चन में अनरिकॉर्डेड सेल्स वाली एडजस्टमेंट दी हुई है तो वो पहले सॉल्व करो एंड उसके बाद परसेंटेज वाली एडजस्टमेंट सॉल्व करो, ठीक है। नहीं तो लोचे हो जाएंगे, आंसर रॉन्ग आएगा। तो अभी तो नहीं दी हुई है तो 5%। यहाँ पे मैं बैड डेट्स में जाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा लेस बैड डेट्स BDR A एंड 50,000 का 5%, 50,000 का 5% ये होता है 2,500। तो यहाँ पे आएगा 2,500, इन आउटर कॉलम में आएगा 50,000 माइनस 2,500, 47,500 एंड दूसरा इसका इफेक्ट होगा यहाँ पे चार्ट फॉर्मेट में 2,500। अब क्वेश्चन में भी आपको बैड डेट रिजर्व दिया हुआ है, वो भी देख लेते हैं। वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 5,000 रुपीज, डेटर्स में से माइनस किया हुआ है, ये BDRT है, इसको हम माइनस करते हैं। आप ध्यान दो, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप 2,500 में से 5,000 माइनस करोगे तो माइनस में आंसर आएगा, ओके, माइनस 2,500। पर ऐसे नहीं लिख सकते आप, ठीक है। आप कभी भी अमाउंट वाले कॉलम में माइनस में नहीं लिख सकते हो, ओके। कब क्या करना है, अगर आपकी अमाउंट माइनस में आती है तो सबसे पहले आपको लिखना है एज पर कॉन्ट्रा, एंड फिर वो अमाउंट को आपको क्रेडिट साइड पे लिखना है प्लस करके 2,500। मैं लिखूंगा बाय बैड डेट रिजर्व A, ओके। इस तरीके से इसका इफेक्ट होगा। यहाँ पे आप कुछ भी नहीं लिखोगे, यहाँ पे आप स्लैश लगा देना, मैं 0 लिख रहा हूँ क्योंकि मैं बाद में फॉर्मूला लगाने वाला हूँ तो उसमें मेरे को प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। आप स्लैश लगा देना। तो इस तरीके से इसके इफेक्ट्स होते हैं। अगर माइनस में अमाउंट आती है तो वो हम दूसरी साइड पे लिखते हैं। बाकी ये सम इस लेक्चर में ऑब्वियसली कंप्लीट नहीं होगा, लेंथी है थोड़ा, ओके। तो इसके बाद वाले जो लोग वीडियो देख रहे हैं ऐप के ऊपर, वो इसके बाद वाली वीडियो देखना, तो आपको उसमें इसका बाकी का सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। स्क्रॉल भी मैं इसके बाद वाले में ही कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके इफेक्ट्स हो गए। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है क्लेम ऑन WACF ऑफ इज 5,000, वो हम सॉल्व कर चुके हैं। फिर लिखा हुआ है अनरिकॉर्डेड अक्रूड इनकम ऑफ 5,000 इज टू बी अकाउंटेड, ठीक है। इसके क्या इफेक्ट्स होंगे वो मैं आपको बताता हूँ, मैं बता देता हूँ, लिखूंगा इसके बाद वाले लेक्चर में। सबसे पहले तो ये अनरिकॉर्डेड इनकम है तो यहाँ पे लिखूंगा मैं रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड,
एंड क्योंकि अक्रूड इनकम है, मतलब अभी तक मिली नहीं है, तो ये एक तरीके का हमारा एसेट है। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में मैं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत टाइम कम है, इसके अंदर ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो जो लोग ऐप पे देख रहे हैं वीडियो, वो इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर को